कोई भी सफलता पाने का छोटा रास्ता नहीं होता। कोई भी सफलता पाने का छोटा रास्ता नहीं होता। अरे एक पत्थर को मूर्त में बदलने के लिए भी उसको पीटा जाता है। ऑर्बिटल, सर हमने तो ऑर्बिट सुना था, ये ऑर्बिटल क्या है? तो जहां पर आपको ऑर्बिटल की डेफिनेशन समझ में आती है, आपको ये पूरा का पूरा क्वांटम मैकेनिक्स समझ में आ जाता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आई होप आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट की पूरी तरह से वीडियो देख ली होगी, असाइनमेंट को डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि आज उसका टेस्ट होने वाला है। इसी के साथ साथ आज की वीडियो हमारी है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की। जी, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कह सकते हैं इस चैप्टर का जो सेकेंड हाफ है वो ब्रिज है नेक्स्ट चैप्टर का। तो चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है, अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेप्थ रखता है, ताकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो सके। ये चैप्टर के कुछ पार्ट्स आपके क्लास 9 से आते हैं और बहुत सारी चीजें अब जुड़ जाती हैं। तो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। शुरू करते हैं चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। आप लोगों के साथ वीडियो एंड तक देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दिए हुए नंबर पर अपना नाम दीजिए ताकि आप लोगों को सारे के सारे पीडीएफ मिल सके, सारे नोट्स मिल सके और इवन सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। बाकी टीचर्स की वीडियोस कब आ रही हैं, किस तरीके से आ रही हैं और क्या क्या आने वाला है, हम आपको हेल्प करना चाहते हैं ताकि आप लोग एक्सेल कर सके। इसी के साथ अगर आप रमेश नगर रजौरी गार्डन के आसपास रहते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपको पता चलेगा क्या क्वालिटी ऑफर हो रही है और डेफिनेटली आपके साथ क्लास 12 की जर्नी किस तरीके से लेके जाई जा सकती है। तो यहां पर हम लोग बातचीत शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम चैप्टर की। देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की बात करें तो क्लास 9 से बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन अगर हम लोग क्लास 11th में आए तो इसमें डेप्थ बहुत ज्यादा अटैच हो जाएगी। तो ध्यान से हर एक चीज को समझेंगे और सुनेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम के बारे में हमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में काफी अच्छी चीजें पता चल गई। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड इट इज इनडिविजिबल इन नेचर। लेकिन एक कॉम्प्लेक्सिटी थी कि एटम जिन सब्सटेंसेस से, जिन पार्टिकल से बना है, उनके बारे में बातचीत होना बहुत जरूरी है। क्यों बातचीत होना बहुत जरूरी है? क्योंकि एटम आगे चलकर मॉलिक्यूल बनाता है तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे हैं उस एटम की आगे की जर्नी में। तो यहां पर हमारे एटम में बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें से 3 मेजर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इनके बारे में बातचीत बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इसी के साथ साथ हमें मॉडल ऑफ एटम्स सिखाए गए, बहुत सारी चीजें जुड़ी और डेफिनेटली वो कह सकते हैं हमारी जर्नी का हिस्सा बनी कि हम एटम को अब किस तरीके से देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स और उनकी डिस्कवरीज, जहां पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए, जिसमें से हमें पता चला कि हमारे पास ये पार्टिकल्स हैं और उनके ये मासेस और इनके ये चार्जेस रहते हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं एक एटम के बिहेवियर को जानने में। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास जो आया वो था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू की गई, जहां पर हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया और वहां पर हाई एनर्जी देने पर हमें रियलाइज हुआ कि कैथोड रेज रिलीज हो रही हैं और उन कैथोड रेज में जो पार्टिकल्स बम्बार्ड हो रहे हैं वो डेफिनेटली कुछ चार्ज कैरी कर रहे हैं। क्योंकि वो चार्ज नेगेटिव चार्ज था, लेटर ऑन स्टेज पे हमने उनका नाम दिया इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हम बेसिक तरीके से एक बार जरा ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट रीड करते हैं। तो सबसे पहली चीज, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था पेपर में, क्योंकि आप फाइनल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, स्पेसिफिक होना थोड़ा सा जरूरी है। तो यहां पर सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज को जरा रीड करते हैं। दे प्रोड्यूस अ शार्प शेडो ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। कैथोड रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस। इफ अ लाइट पेडल व्हील on an axle is placed in their path,
द व्हील बिगिंस टू रोटेट। कैथोड रे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। लाइकवाइज आगे की भी बातचीत को हम रीड करते हैं। इस पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज से हमने ये कॉन्टेक्स्ट निकाला कि हमारे कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। कैथोड रे कैरी नेगेटिव चार्ज एंड दीज नेगेटिव चार्ज मटेरियल पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग द कैथोड रेज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स की जर्नी शुरू हुई। हमने बहुत सारी चीजों से ये पता करा कि इसके ऊपर जो चार्ज है या जो इसका बिहेवियर है वो किस तरीके से आपको चीजें बताता है। इसी के आगे हमारे पास एनोड रे एक्सपेरिमेंट आया और एनोड रे एक्सपेरिमेंट से हमने प्रोटॉन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ही अपोजिंग नेचर में था जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के टाइम पे हुआ था। तो यहां पर भी जरा प्रॉपर्टीज को रीड करते हैं। देन अगेन दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, हाउएवर देयर स्पीड इज मच लेस देन दैट ऑफ कैथोड रेस। भैया आपको पता है आपके जो एनोड और कैथोड रेस जो निकल रही हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स निकाल रही हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जो आप मटेरियल पार्टिकल बोल रहे हो उनका कुछ मास होगा, और हम सबको पता है इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो सा मूव कर रहा है वो बहुत ही तेज स्पीड पर मूव करता है। इसी तरीके से दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, दे आर पॉजिटिवली चार्ज एज इंडिकेटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ दीज रेज इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरीके से बाकी पॉइंट्स तो यहां पर प्रोटॉन मे बी डिफाइंड एज द फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड हैज मास नियरली इक्वल टू द हाइड्रोजन एटम। तभी आप H+ को प्रोटॉन भी बोलते हैं और यह आपको मास नंबर के बिहाफ पर पता भी चला है। इसी के बाद न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी हुई। एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर हमें पता चला कि न्यूट्रॉन ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं है, उनके मासेस हैं जिसके बारे में हमें समझ में आई चीजें। तो यहां से हमारे लिए ये छोटा सा टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की तो जे थॉमसन ने उसके बारे में बातचीत करी, प्रोटॉन की तो गोल्डस्टीन ने बातचीत करी, और ऐसे ही न्यूट्रॉन की तो चैडविक ने बात करी। लाइकवाइज इनके ऊपर जो चार्ज है ये रिलेटिव चार्ज रहता है और इनके मासेस इन केजी और मास इन म्यू यानी एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देखना बहुत जरूरी है। एक और चीज रियलाइज करनी बहुत जरूरी है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है, वहीं पर हमारे इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम रहता है। तो ये चीज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कह सकते हैं ये हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बातचीत है जो कि हमें पता होनी चाहिए। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की पूरी डिस्कवरी के बाद हम मॉडल ऑफ एटम्स पे पहुंचे। हमारे साइंटिस्ट ने मॉडल ऑफ एटम के बारे में जो बातचीत रखी वो कुछ कंक्लूसिव एविडेंसेस के बेसिस पे थी। बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकल भी थी, जिसकी वजह से एक मॉडल के अंदर अगर कोई अपग्रेडेशन हुई वो रीजंस हमारे लिए कहलाते हैं लिमिटेशंस, जिनकी वजह से अपग्रेडेशंस हुई या ड्रॉबैक्स। तो लिमिटेशंस जिनके बारे में हम स्कोप को चेक या स्कोप तक नहीं पहुंच पाए, और ड्रॉबैक्स जो कि हमने गलत या जो कि हमने बहुत ही अलग बताया और प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर या किसी अलग ऑब्जर्वेशन में उल्टा निकल कर आया। तो यहां पर हम जो मॉडल ऑफ एटम्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम जे थॉमसन मॉडल पढ़ते हैं, फिर रदरफोर्ड मॉडल पढ़ते हैं, फिर हमारे पैरेलल जो डिस्कवरीज हो रही थी, जो हमें इंफॉर्मेशंस मिल रही थी, उन इंफॉर्मेशंस की मदद से बोहर्ड्स ने बहुत कुछ नई चीजें जोड़ी। तो हम नेक्स्ट मॉडल पढ़ते हैं बोहर्ड्स मॉडल। तो यहां पर हम बातचीत करेंगे जे थॉमसन मॉडल की और रदरफोर्ड मॉडल की। बट एक रिक्वेस्ट करूंगा एक सेकंड के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको याद होना चाहिए। अगर इफ इन केस आपको ये फाइल चाहिए तो देन अगेन ये नंबर आपके पास है, इस पे जरूर व्हाट्सएप करिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। चाहे मेरे हैंड रिटन नोट्स, चाहे मेरे साथ जो भी बच्चे ने कॉन्टेक्स्ट में असाइनमेंट्स करे हैं वो असाइनमेंट्स, मेरे बेसिक स्टैंडर्ड नोट्स, साथ के साथ ये फाइल भी आपको उसी ग्रुप में मिलेगी। तो जल्दी से एक सेकेंड इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब बात करते हैं जे थॉमसन मॉडल की।
तो जे थॉमसन मॉडल में जे थॉमसन ने कहा कि मेरे अकॉर्डिंगली आपका एक एटम या तो पुडिंग की तरह है या वाटरमेलन की तरह है। मान लेते हैं हम ये बातचीत वाटरमेलन के हिसाब से करें, तो इफ आई कट अ वाटरमेलन इनटू हाफ, आपको एक थिक आउटर कवरिंग नजर आती है, ढेर सारा फ्रूट नजर आता है और उस पे बहुत सारे सीड्स नजर आते हैं। वो कहता है सिमिलरली अगर आप एक एटम की बात करते हैं तो एटम की भी थिक आउटर कवरिंग है, पूरा का पूरा मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम के अंदर, साथ में उस मास के पॉजिटिव चार्ज भी है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एम्बेडेड हैं ताकि जो आपका चार्ज है वो न्यूट्रल रहे और कहीं ना कहीं आप पूरे के पूरे एटम के अंदर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और मास पार्टिकल्स को देख सकें। तो यहां पर हम कुछ पॉइंटर्स को रीड कर लेते हैं एक बार। अब क्योंकि यहां पर बातचीत बहुत सारी थ्योरेटिकल ग्राउंड्स पर थी, लिमिटेशंस आना जायज था, तो यहां पर जो लिमिटेशन आई कि ये पूरे के पूरे मॉडल को जब हमारी डिस्कवरीज पैरेलली चल रही हैं उसमें एक तरह से सैटिस्फैक्टरीली एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो यहां पर इससे आगे हम लोग बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट मॉडल आया। नेक्स्ट मॉडल वाज रदरफोर्ड मॉडल, जहां पर रदरफोर्ड मॉडल प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर एटम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहां पर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस आई, जिन ऑब्जर्वेशंस की मदद पर हमें एक्सप्लेनेशंस दिए गए। तो यहां पर अगर हम मॉडल की बात करें तो मॉडल के लिए हम लोगों ने सबसे पहले एक अल्फा रे एमिटर या जनरेटर को रखा, जिससे अल्फा रेज रिलीज हुई और हमने उनको बम्बार्ड करा एक गोल्ड फॉइल पर। गोल्ड फॉइल इसलिए ली गई क्योंकि उस टाइम पर गोल्ड वॉज रेयरेस्ट रिएक्टिव मेटल, बहुत ही अनरिएक्टिव था, और साथ में इट हैज अ प्रॉपर्टी टू गेट कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, यानी वो बहुत ज्यादा मेलिएबल था, जिसकी वजह से हमने उसको प्लेस करा और फिर इस पे अल्फा रेस को बम्बार्ड किया। और जैसे ही हमने अल्फा रेस को बम्बार्ड करा, हमारा जो ऑब्जर्वेशंस था वो हमारे सामने आया। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थी अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली चीज हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस आई वो थी कि सबसे ज्यादा या मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास कर गए गोल्ड फॉइल से अनडिफ्लेक्टेडली। वहीं पर कुछ ने छोटे एंगल्स और कुछ ने यानी उससे भी कम ने बड़े एंगल्स पर डेविएशन दिखाई। और फिर अगर उससे आगे बात करें तो हमारे पास 1 आउट ऑफ 12,000 टू 20,000 बाउंस बैक हुई, जिसकी इन सारी ऑब्जर्वेशंस पर हमने कुछ कंक्लूजन्स लिखे। पहला कंक्लूजन जहां पर आया, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे ही पास कर गए थे तो हमारे एक एटम के अंदर बहुत सफिशिएंट एम्प्टी स्पेस है, और कह सकते हैं वो बहुत ही ज्यादा है, जिस पर आपको कोई भी मास या कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल नजर नहीं आता, स्पेशली पॉजिटिव चार्ज। फर्दर इसी की वजह से हमें पता चला कि हमारे एटम के सेंटर पर डेंस मास और पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड है, जिसको हमने न्यूक्लियस का नाम दिया। सिंस फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स एंड अल्फा पार्टिकल्स वर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, these could be deflected only by a small positive body present at the atom. The alpha particles deflected were those which were passed very close to this positive body, जो कि मैंने आपको बताया न्यूक्लियस की बात की जा रही है। उसके बाद further, since some alpha particles were deflected back and alpha particles are heavy particles, these could be deflected back only when they strike to some heavier object. Same दोनों चीजें, दोनों पॉइंट्स कंक्लूसिव हैं कि हमारे सेंटर पर जो प्लेस्ड है वो न्यूक्लियस है। इससे आगे फर्दर पॉइंट्स ऐड हुए, क्योंकि हमें चार्ज न्यूट्रलिटी बनानी है, तो जो सारी की सारी खाली स्पेस है उसमें इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ में अराउंड द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। उनको हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स का। साथ में जो न्यूक्लियस है और जो एटम है उसका साइज को अगर हम आपस में कंपेयर करें तो जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा है इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ एन एटम। तो ये कंक्लूसिव पॉइंट्स थे हमारे पूरे के पूरे रदरफोर्ड मॉडल में, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था और वैलिडेटेड था। तो यहां पर हम पूरे के पूरे मॉडल ऑफ एन एटम की बातचीत को
रदरफोर्ड के नजरिए से समझते हैं और फिर इससे आगे बात करते हैं। जल्दी से इसको देखेंगे और ताकि कहीं पर ग्राउंड्स पे दिक्कत ना रहे। चलिए अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि हमारे मॉडल्स के बारे में, हमारे एटम के बारे में बहुत डेप्थ में इंफॉर्मेशन दे सकती थी, उसको हमने यूटिलाइज करा। यहां पर बातचीत हम कर रहे हैं कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक सोर्स है, अगर वो एनर्जी रिलीज करता है या हम उसको सिर्फ यूज करते हैं किसी भी चीज के अंदर, तो इट हैज द कैपेसिटी टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन एनर्जी। मैं अगर यहां पर कोई ब्लैक ऑब्जेक्ट रखता हूं तो मुझे उससे रेडिएशंस मिल सकते हैं एंड लाइकवाइज मैं भी रेडिएशन दे सकता हूं। जो रिलीज कर रहा है वो मेरे लिए एमिटर होता है, जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो एब्जॉर्बर या रिसीवर होता है, और अगर वो दोनों काम कर सके तो हम बोल सकते हैं इट इज अ रेडिएटर। तो यहां पर वो रेडिएट करने वाली एनर्जी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहली चीज, द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स continuously in the form of radiation and is called as radiant energy. The radiation consists of electric and magnetic field oscillating perpendicular to each other and both perpendicular to the direction of propagation of radiation. यानी अगर सपोज यहां से रेडिएशन एनर्जी निकल रही है तो रेडिएशन एनर्जी जो निकल रही है उसमें जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसमें आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, दे आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड लाइकवाइज टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इसके आगे, द रेडिएशन पोजेस वेव कैरेक्टर एंड ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी हम बहुत जगहों पर इसकी स्पीड को c के बराबर लेकर चलेंगे। बिकॉज ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स द रेडिएशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे हैं परपेंडिकुलरली। दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। फॉर एग्जाम्पल, रेज फ्रॉम द सन रीच अस थ्रू स्पेस विच इज अ नॉन मटेरियल मीडियम। सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, जिसको मैं अभी आपको समझाता हूं। तो यहां पर अगर हम लोगों ने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, तो कोई भी सब्सटेंस जो ऑसिलेट करता है, जो टू एंड फ्रो मोशन दिखाता है, अगर मैं उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लूं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम कह सकते हैं वो वेव नेचर पोजेस कर रहा है। जहां पर वेव नेचर अगर मेरे एक एवरेज लाइन से ऊपर बनता है तो क्रेस्ट बोला जाएगा, और एवरेज लाइन से नीचे बनता है तो ट्रफ बोला जाएगा। इसी को हम डिटेल में समझेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी से। मान लेते हैं मेरे पास ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जिसको मैं नाम दे रहा हूं एज सोर्स। यहां पर ये छोटा सा ऑब्जेक्ट पड़ा है जो इसको यहां किसी भी एनर्जी को रिसीव करेगा तो रिसीवर। अब हमारे लिए तो एनर्जी इससे इस पे आ रही है, तो मेरी लाइन ऑफ प्रोपेगेशन, लेकिन जो ये एनर्जी है, जो ये रेडिएशन है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है परपेंडिकुलरली एक दूसरे को भी और इस लाइन को भी। तो मैं यहां पर इनका मूवमेंट कुछ इस तरीके से बना लूं। तो यहां पर जब ये ऑसिलेट या वाइब्रेट कर रही है तो मैं यहां पर कुछ टर्म्स लेकर चलता हूं। सबसे पहली चीज, वन टू एंड फ्रो मोशन, कहलाएगा वन ऑसिलेशन। एक टू एंड फ्रो मोशन क्या कहला रहा है? एक ऑसिलेशन। दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस कवर्ड इन वन ऑसिलेशन, जिसको नाम हम देते हैं वेवलेंथ। अब जो ये ऑसिलेट कर रहा है, ये धीरे धीरे ऑसिलेट भी कर सकता है और बहुत तेजी से ऑसिलेट भी कर सकता है। तो यहां पर हम हाउ फ्रीक्वेंट इट ऑसिलेट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टर्म लिखेंगे फ्रीक्वेंसी।
जहां पर वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को हम लोग म्यू से डिनोट करेंगे। इसके दो छोटे छोटे से फॉर्मूलाज बन जाते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन में टाइम टेकन, विच इज n अपॉन में कैपिटल T। और आगे चलकर अभी एक और फॉर्मूला बताता हूं। इसी तरह से जो ये पार्टिकल है, या कह सकते हैं जो ये हमारा रेडिएशन है, ये ट्रैवल कर रहा है विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो हम लोग बोल सकते हैं इसकी स्पीड, जिसको मैं अभी v लिख रहा हूं, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज c, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे आगे अगर हम लोग समझे तो हम यहीं से और कंक्लूसिव टर्म्स निकालते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ही लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने डिराइव करा एज c और v बाय लैम्डा। अब डेरिवेशन की डिस्कशन नहीं करूंगा। और साथ में हमने एक और टर्म पढ़ा, दैट इज वेव नंबर। तो वेव नंबर हम कह सकते हैं, अगर मैंने एक डिस्टेंस 1 मीटर ले लिया तो उसमें कितनी वेवलेंथ हैं, या ऐसे बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ रेफर्स टू एज वेव नंबर। तो यहां पर हम उसके अकॉर्डिंगली डिस्टेंस के बेसिस पे बातचीत करते हैं। तो अब जरा लैंग्वेज को समझें। तो वेवलेंथ ऑफ वेव इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एंड इज एक्सप्रेस्ड इन ए और मीटर और सेंटीमीटर और नैनोमीटर। ए मतलब एंगस्ट्रॉम। Frequency of a wave is defined as the number of waves passing through a point in 1 second. It is represented by V, यानी हम लोग न्यू की बात कर रहे हैं, लिखने के टर्म्स हैं, and is expressed in hertz और cycles per second और simply second inverse. Velocity of a wave is defined as the linear distance traveled by the wave in 1 second and is represented by c and is expressed in centimeter/second या meter second inverse. Wave number is defined as the number of waves present in 1 centimeter length. Evidently it will be equal to the reciprocal of wavelength. It is represented by wave या mu bar. तो ये कुछ टर्म्स हैं। इन टर्म्स के अंदर जो उनसे हम फॉर्मूलाज निकालते हैं, जरा उनको एक बार लिख लें ताकि हम उनको इस्तेमाल कर सकें। तो एक बार जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहला फ्रीक्वेंसी, जिसको आपने म्यू बोला, इसका सबसे पहला फॉर्मूला n अपॉन में कैपिटल T। इसी तरह से दूसरा फ्रीक्वेंसी c बाय लैम्डा, जहां पर c है मेरे लिए स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा है मेरे लिए वेवलेंथ। इसी तरह से मैंने लिखा म्यू बार विच इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। अब देखिए, नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक हो तो एक ऑसिलेशन में लगने वाला टाइम को हम टाइम पीरियड बोलेंगे। तो इसी तरह से हमारे पास एक और फॉर्मूला बन जाता है, म्यू इक्वल्स टू 1 बाय ऑफ स्मॉल टी। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं ये हम काफी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। एक और लिख सकते हैं, लेट d इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। तो d इक्वल्स टू n इंटू लैम्डा। ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जल्दी से, चलिए अब इससे आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा हर एक चीज में। सबसे पहला, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो डेली ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। अभी ये पार्ट वाला पॉइंट अभी हम
थोड़ा सा आगे करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला है म्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। हमें बोला गया म्यू की वैल्यू इज 1368 किलो हर्ट्ज, या कह सकते हैं 1.368 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज। इसी तरीके से हम लोग बात करें C, तो इट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिक्वेस्ट है सेकेंड में ही रखने की कोशिश करिएगा और मीटर में रखने की कोशिश करिएगा। तो आपके पास म्यू इक्वल्स टू C अपॉन में लैम्डा, या लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन में म्यू, और C की बात करें तो 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.368 इंटू 10⁻⁶, यानी आपके पास कुछ आ गया 300 अपॉन में 1.368, जिसको हम टेक्निकली मानकर चल सकते हैं कुछ 210 मीटर। तो ये हमारे पास पहला एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसलिए देखना जरूरी है। एक और क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए नेक्स्ट, कैलकुलेट वेव नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ ऑफ 5800 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा ये टर्म्स आपको ध्यान होनी चाहिए वरना दिक्कत हो सकती है। लैम्डा इज इक्वल टू 5800 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या 5.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। लैम्डा है। अब जरा वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C अपॉन में लैम्डा, यानी 3 इंटू 10⁻8 अपॉन में 5.8 इंटू 10⁻⁻7, यानी 3 अपॉन में 5.8 इंटू 10⁻15। तो तकरीबन हम देखें तो आप आएंगे 0.5 इंटू 10⁻15 या 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ऐसे ही वेव नंबर की बात की जाए तो हमें पता है वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, या 1 अपॉन में 5.8 इंटू 10⁻⁻7, या कह सकते हैं 1 अपॉन में 5.8 इंटू 10⁻7, जहां पर अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो कुछ 0.9 इंटू 10⁻7 या 9 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। तो ये छोटा छोटा पॉइंट छोटा छोटा समझ में आता है। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को थोड़ा सा और आगे लेकर समझते हैं। ये पहले एक बार होमवर्क लिख लीजिए अपना, ये होमवर्क रहेगा, कमेंट सेक्शन में प्लीज आना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जब आप आंसर लिखते हैं तो बिल्कुल बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 और मेरा क्वेश्चन नंबर 1, तो ये आपका क्वेश्चन है, रीड कर लेते हैं। येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स लैंप हैज अ वेवलेंथ ऑफ 580 नैनोमीटर, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। सेम क्वेश्चन है, तो आई होप आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब ऑब्जर्व करते हैं तो बेटा स्पीड तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट की तरह चल रही है, बट कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी ऑल्टर करती है, और फ्रीक्वेंसी क्योंकि ऑल्टर कर रही है तो एक कम से कम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो सकती है। और आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, जहां पर कम फ्रीक्वेंसी होगी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, एंड लाइकवाइज वाइस वर्सा। तो हमारे लिए पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम डिवाइड होता है। अगर हम लोग देखें तो स्टार्टिंग फ्रॉम वैल्यू टू लॉन्ग रेडियो बेस ये पूरा रहता है, और इसी के बीच में विजिबल स्पेक्ट्रम रहता है जिसको आप विबग्योर बोलते हैं। ये आता है विबग्योर की फॉर्म में। इसकी प्लीज रीडिंग याद रखिएगा, वेवलेंथ की 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में, और हर ट्रांजिशन को अगर मैं डिस्क्रीट मानूं तो हर ट्रांजिशन है तकरीबन 50 नैनोमीटर की।
तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना है, ये सीरीज माइंड में रखनी है, कभी कभार एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाता है, तो देखिए जल्दी से इसको और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो अदरवाइज जो नंबर दिया हुआ है उस पे। चलिए अब इससे जरा आगे चलते हैं और ध्यान देते हैं हर एक चीज पर। तो कुछ लिमिटेशंस थी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की, वो लिमिटेशंस थी कि ये हालांकि हमें इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के बारे में बता रहा था, बट फिर भी इसने प्रॉपरली ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, इवन बहुत सारे और भी छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी। हालांकि इट वॉज इंस्पायरिंग फॉर प्लैंक्स थ्योरी, जिसको हम अभी वो भी डिस्कस करते हैं। तो ध्यान से एक सबसे पहले पॉइंट पढ़ लें, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। तो इफ एनी सब्सटेंस which is capable of releasing or emitting 100% of light when allowed to release energy, and likewise if allowed to gain energy it gains 100% of the energy, ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी, और इससे रिलीज या गेन होने वाले रेडिएशंस को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अब इससे आगे अगर हम लोग देखें तो हम प्लैंक्स थ्योरी की बात कर लेते हैं। तो प्लैंक्स थ्योरी पूरी तरह से इंस्पायर्ड थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में कि भैया अगर जो रेडिएशन रिलीज हो रहा है उसकी कोई एनर्जी निकालनी है तो वो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के, और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर कोई भी एमिटेड पार्टिकल जा रहा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी वो कैरी कर रहा होगा। वहीं पर अगर एक ऑब्जेक्ट लिया जो सिंगल फ्रीक्वेंसी से एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तो जितने पार्टिकल्स जा रहे हैं उन सबको सम कर दिया जाए तो वो टोटल एनर्जी काउंट में आएगी। तो एक बार रीड कर लेते हैं। तो the main points of the theories are as follows: the radiant energy is emitted or absorbed not continuously but discontinuously in the form of small discrete packets of energy. Such packet of energy are called quantum. In case of light, the quantum is known as photon. तो smallest packet of energy refers to as quantum, और अगर वो लाइट का है तो फोटोन। उसकी एनर्जी E is directly proportional to mu या E equals to h mu, और इसी को अगर हम ओपन कर लें तो E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, जहां पर h की वैल्यू हमारे पास सामने है, हम यही वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और वहीं पर अगर एक से ज्यादा पार्टिकल रिलीज हुए सिंगल फ्रीक्वेंसी के तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू n इंटू h म्यू या n इंटू एनर्जी ऑफ वन क्वांटा। तो यहां से हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो इससे रिलेट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। Calculate the energy of 1 mole photons of radiation whose frequency is 5 into 10⁻14 hertz। तो मैं यहां पर total energy equals to energy associated with 1 photon लिख लेते हैं। n की वैल्यू देखें, 1 मोल है तो हमारे पास 6.022 into 10⁻23 हो गए। और फिर अगर हम उस एक की फ्रीक्वेंसी देखें तो फ्रीक्वेंसी है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो कहा जा सकता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है और साथ में फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करें तो E1 इक्वल्स टू h म्यू या 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 5 इंटू 10⁻14, या कह सकते हैं 5 इंटू 6.626 इंटू 10⁻20 एक की एनर्जी। और यहीं पर टोटल एनर्जी निकालने के लिए आए तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 6.626 इंटू 10⁻20 माइनस में, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा 6.022 इंटू 5 इंटू 6.626 इंटू 10⁻+23 माइनस 20। तो यहां से आप सॉल्व करते हैं, आपके पास आंसर बनता है कुछ 199 इंटू 10⁻³ बनता है या 1.99 इंटू 10⁻6 जूल्स में आंसर आता है। तो ये आपका टोटल एनर्जी का पॉइंट आया। इसी तरीके से इससे आगे बातचीत करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A 100 watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. अब देखो ये पर सेकेंड बाय द बल्ब, तो ये पर सेकेंड
दो जगह पर इस्तेमाल होते हुए नजर आता है बेटा आपको। पहला पॉइंट रेट ऑफ एमिशन और दूसरा टाइम को हम 1 सेकेंड ले लें तो जितने नंबर ऑफ क्वांटा निकलेंगे वो इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। तो मैं यहां पर सबसे पहले लिख लेता हूं लेट टोटल टाइम इज 1 सेकेंड्स। हम सबको पता है पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। जहां पर हमारी पावर दे रखी है 100 वॉट, एनर्जी हमने क्या रिलीज करी है तो एनर्जी हो गई 100 जूल्स की। अब बच्चा ना अक्सर यहां पर कंफ्यूज हो जाता है, सर ये एक क्वांटा की एनर्जी है, टोटल एनर्जी है। तो भैया जब आप बल्ब को 1 सेकंड के लिए भी चलाते हो तो सबको दिखाई देता है, क्योंकि सबको दिखाई देता है तो सबके पास रेडिएशन आया। सबके पास रेडिएशन जब आएगा तो बहुत सारे क्वांटास रिलीज होंगे, सबका सम करके ये एनर्जी है। दिस इज टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी आपके पास आ गई, दैट इज 100 जूल्स। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका लैम्डा दे रखा है 400 नैनोमीटर। तो उस कॉन्टेक्स्ट से एक की एनर्जी निकालें। पहले तो E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, तो 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन में लैम्डा। बेटा प्लीज मीटर में कन्वर्ट जरूर करिएगा, 10⁻9। इससे आपकी एक की एनर्जी आ रही है, जहां पर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है n इंटू एक की एनर्जी। तो यहां पर टोटल एनर्जी है 100 इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय 6.626। प्लीज बार बार देखना, मैं टर्म्स को एक साथ लिख रहा हूं और 10 रेज़ टू द पावर्स को एक साथ लिख रहा हूं। कैलकुलेशन बहुत आसान रहेगी इस तरीके से। 9 ऊपर जाएगा तो माइनस में 9 आ गया, और ये 10⁻2 ऊपर जाएगा तो ये माइनस में 9 ऊपर जाकर प्लस हो गया और 10⁻2 ऊपर जाकर माइनस हो गया। तो यहां से n की वैल्यू आपके पास रही 100 इंटू 4 अपॉन में 6.626 इंटू 3 इंटू 10⁻। प्लीज ये पूरा रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो +34 -8 -9 +2। तो यहां से n की वैल्यू निकाल रहे हैं और आपके पास वैल्यू आ जाती है। तो 20.122 इंटू 10⁻19 इतने नंबर ऑफ क्वांटा रिलीज हो रहे हैं। देखिए जल्दी से, तो ये हमारा एनर्जी एसोसिएटेड क्वेश्चंस हैं, देखना जरूरी है। एक और क्वेश्चन हिंट के तौर पर बात करूंगा अब इस क्वेश्चन के अंदर। व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विद अ वेवलेंथ ऑफ 400 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो यहां पर मेरे पास टोटल एनर्जी जो दे रखी है दैट इज 1 जूल, और अगर हम बोलें तो एक क्वांटा का वेवलेंथ जो सा है दैट इज 4000 पिकोमीटर। तो यहां से अगर मैं इससे एक की एनर्जी निकाल लूं तो 80 इक्वल्स टू n इंटू एनर्जी एसोसिएटेड विद 1। यहां पर E1 पुट करिए, 80 आपके पास है, n आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2 और रेफरेंस में 8। देखिए जल्दी से, चलिए बेटा इससे आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो सा आता है हमारे पास वो आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को जरा ध्यान से समझिएगा। मैं आपके सामने एक एटम की बात करता हूं। एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहा है। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है। मैं अगर ध्यान से देखूं तो न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन को उससे बियॉन्ड भी अट्रैक्ट कर सकता है, बट जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन उस दायरे में उसके आसपास रिवॉल्व कर रहा है। मान लेते हैं मेरा न्यूक्लियस इतना सा, न्यूक्लियस की कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को
अट्रैक्ट करने की यहां तक, और अभी इलेक्ट्रॉन यहां कहीं है। आप एज एन एक्सटर्नल सोर्स इस इलेक्ट्रॉन को किसी रेडिएशन से हिट करते हो, यानी इसको कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हो। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा तो अपना पाथ इंक्रीज करेगा। अब जो ये एनर्जी आप देते हो, इसके तीन केसेस बन सकते हैं। फर्स्ट, आपने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है उसने अपना रेडियस इंक्रीज करा, बट क्योंकि अभी भी न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर सकता है, दैट इलेक्ट्रॉन स्टिल रिमेन्स इनसाइड द एटम एंड इज स्टिल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। आपने और एनर्जी दी, और इतनी सफिशिएंट एनर्जी दी कि इलेक्ट्रॉन बस एटम से जस्ट बाहर निकला है, कह सकते हैं अब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन जीरो हुई है। वो जो सरफेस जिसपे या जिसके बियॉन्ड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होना बंद हो जाए, उस सरफेस को बोलते हैं थ्रेशोल्ड सरफेस। और कह सकते हैं ये एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए एटम से इजेक्ट करने के लिए। इसी एनर्जी को हम नाम देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी का। अब अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी मैंने दे दी तो इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ एटम से बाहर निकलेगा बल्कि एक काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा। तो तीन केसेस में अब थ्रेशोल्ड एनर्जी के रेफरेंस से बात करें, इफ एनर्जी गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन is less than threshold energy, electron increases its radius but still remains part of an atom. If an electron is fed with an energy which is equal to threshold energy, that is minimum amount of energy, electron just get ejected, atom is ionized, but that electron has zero kinetic energy. While extra amount of energy given to that electron over the threshold energy is exactly the amount of energy by which that electron moves with certain amount of kinetic energy. तो हमारे पास यहां पर जो फिनोमिना है वो क्या बताता है कि अगर आपने एक एटम को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी से यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन एटम से इजेक्ट होगा और बाहर मूव करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है, ये जो पूरा का पूरा इफेक्ट है इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह पे जा रहा है, कहीं ना कहीं पोटेंशियल बन रहा है और यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी हो रही है। तो यहां पर व्हेन रेडिएशन विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ अ मेटल, इलेक्ट्रॉन्स आर ejected फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। द इलेक्ट्रॉन्स आर emitted आर रेफर्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन। और फिर इसके बारे में तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया E इक्वल्स टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। हम इसको ओपन कर सकते हैं, एच म्यू इक्वल्स टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, एच सी बाय लैम्डा इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। और ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी हम सबको पता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसी के साथ साथ ई नॉट को अगर हम ईवी में कैलकुलेट करें तो नाम पड़ जाता है वर्क फंक्शन, जहां पर 1 EV इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यहां पर when an electromagnetic radiation of 300 nanometer falls on the surface of sodium, electrons are emitted with kinetic energy। तो एक एक करके लिख लेते हैं, क्योंकि आपने सरफेस पे किसी चीज को बम्बार्ड करा है तो लैम्डा इज इक्वल टू 300 नैनोमीटर, ये बम्बार्ड करने वाली यानी देने वाली एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। तो बेटा ये तो एक मोल की बात कर रहा है, हम तो एक एक एटम की बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। यहां लिख सकते हैं 1.68 इंटू 10⁵ अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23 जूल फॉर 1 एटम।
और इसको सॉल्व करें तो 1.68 अपॉन में 6.022 इंटू 10⁵ माइनस 23, या आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 0.25 इंटू 10⁻⁻⁻18 या 2.5 इंटू 10⁻⁻19। तो ये काइनेटिक एनर्जी है हमारे एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने की। इसी तरह से हमें पता है E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 3 इंटू 10⁸ अपॉन में लैम्डा इज 300 नैनोमीटर, तो 300 इंटू 10⁻⁹। फिर जो आपके टर्म्स हैं उनको अलग अलग कर लीजिए, यानी 6.626 इंटू 10⁻⁹। तो ये एनर्जी आपने बम्बार्ड करी है और ये एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकला है। तो हमारे लिए E इक्वल्स टू E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, जहां पर E की बात करते हैं तो 6.626 इंटू 10⁻⁹ इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻⁹ प्लस E0, या E0 हमारे पास हो जाएगा 6.626 माइनस 2.5 10⁻⁹ कॉमन ले लिया, या यहां से अगर हम निकालें तो 4.1 इंटू 10⁻⁹। ये हमारे लिए E0 हो गया। और इसी E0 से अगर हम लोग वेवलेंथ निकालें तो डेफिनेटली E0 इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन में लैम्डा जो कि निकालना है, तो लैम्डा हमारे पास हो गया 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन में लैम्डा दैट इज 4.1 इंटू 10⁻⁹। तो जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं और आपके पास लैम्डा भी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बहुत बार आपको स्कूल की टीचर्स ये क्वेश्चन देते हुए दिखाई देंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मेटल इज 7 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस हिट्स द मेटल। तो दो फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, लेकिन एक है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और दूसरी है जिससे आपने हिट करा। तो म्यू दे रखा है 10⁻15 हर्ट्ज और म्यू नॉट दे रखा है 7 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा आई होप आपको याद हो E इक्वल्स टू E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी या hc बाय लैम्डा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी है तो h म्यू इक्वल्स टू h म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी h म्यू माइनस h म्यू नॉट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 म्यू माइनस म्यू नॉट, और इसको अगर हम लोग लिखें तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू म्यू हमारे पास है 10⁻15 माइनस 7 इंटू 10⁻14। लिखने के लिए मैं 10⁻14 को बाहर ले आऊं तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻14 बाहर आ गया बेटा, तो 10 माइनस 7 आ गया, या कह सकते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻14, या हमारे लिए जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ 19.8 इंटू 10⁻⁻20 या 1.98 इंटू 10⁻⁻19 जूल हमारी काइनेटिक एनर्जी है। देख सकते हैं जल्दी से। चलिए इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विथ जीरो वेलोसिटी फ्रॉम अ मेटल सर्फेस when it is exposed to a radiation of wavelength 6800 angstrom. Calculate the threshold frequency and work function. तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, और कहीं ना कहीं E इज इक्वल टू ई नॉट. अब भाई फ्रीक्वेंसी निकालिए और ई नॉट निकालिए, यू विल गेट द आंसर. ये होमवर्क मानकर चल सकते हैं. क्वेश्चन मेरे दिए हुए होमवर्क में 3 और रेफरेंस है 12th. इसका आंसर हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे. ये देख सकते हैं आंसर, आप स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं, बट सॉल्व खुद करना है. चलिए इससे आगे बात करते हैं. ध्यान से बात की चीज को सुनिएगा. हम लोगों ने ये समझा कि जो भी चीजें हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर मिली वो कुछ जगहों पर इनकम्प्लीट थी, जिसकी वजह से हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ना पड़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना पड़ा. ऐसे ही हमने किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी स्पीशीज को जब कंसीडर किया तो ही इज केपेबल इनफ टू रेडिएट एज वेल एज टू एब्जॉर्ब. अगर वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है तो हम बोलते हैं ये एमिशंस हैं, एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये एब्जॉर्प्शंस हैं. बट जब हमने इन एमिशंस या एब्जॉर्प्शंस को डिटेल में समझने की कोशिश करी तो हमें ये पता चला ये एमिशंस दो फॉर्म में हो सकते हैं, कंटिन्यूअस एज वेल एज डिस्क्रीट. जब एनर्जी रिलीज हो और वो एनर्जी मल्टीपल फ्रीक्वेंसी में हो, बट एक फ्रीक्वेंसी दूसरे फ्रीक्वेंसी के साथ लेयर्ड हो जाए तो हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम. लेकिन अगर मैं वही रिलीज एनर्जी को अगर वाइट स्क्रीन पे लेकर आऊं और वो अलग अलग गैप्स, अलग अलग बैंड्स बनाए तो हम लोग बोलते हैं इट इज डिस्क्रीट फॉर्म. तो यहां पर हमारे बहुत सारे स्पीशीज डिस्क्रीट फॉर्म में एनर्जी भी रिलीज कर रहे थे और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में भी, जिसकी वजह से हमें सीखना पड़ा लाइन स्पेक्ट्रा. लाइन स्पेक्ट्रा इज द अरेंजमेंट शोन बाय द लाइट गेटिंग इंपोज्ड ओवर द व्हाइट स्क्रीन. इसके ऊपर हमने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा. वो एक्सपेरिमेंट था हमारे हाइड्रोजन एटम के ऊपर, और उसी को हमने पढ़ा हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो कैसे वो रहेगा, एक बार ये ब्रीफ अप में चीजें देख सकते हो, सीधा डिफरेंस ही देखते हैं. एमिशन और एब्जॉर्प्शन का पेपर में बहुत बार आता है, जब रिलीज हो रहा है और जब गेन हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग देख सकते हैं. तो एमिशन स्पेक्ट्रम is obtained when a radiation from a source are directly analyzed in the spectroscope. Absorption spectrum is obtained when the white light is first passed through substance and then transmitted. Light is analyzed in the spectroscope. It consists of bright colored lights separated by dark spaces, fringes आ गए, और it consists of dark lines in the otherwise continuous spectrum. Emission spectrum can be continuous and discontinuous, और absorption spectrum is always discontinuous. तो इसी के ऑब्जर्वेशन पर हम लोगों ने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पे एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा. हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बहुत सारा हाइड्रोजन फिल करा, उस पे रेडिएशन बम्बार्ड करे. तो पहले केस में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम में ट्रांसफॉर्म हुआ. अब जब ये हाइड्रोजन एटम में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन यूजुअली जितने डिस्टेंस पर न्यूक्लियस से होना चाहिए था बहुत दूर जाता है. वो दूर जाने में एनर्जी या रेडिएशन गेन करता है, और फिर अगर वो वापस आए यानी हायर से लोअर के पार्ट पर आए तो वो रेडिएशन रिलीज करता है. तो हमें बोला गया कि जहां जहां ये इलेक्ट्रॉन पॉसिबल रेडियस चेंज करता है उनको हम शेल्स का नाम देंगे, और एक इलेक्ट्रॉन अगर लोअर शेल से हायर शेल जाएगा तो रेडिएशन गेन करके जाएगा, और हायर से लोअर आएगा तो रेडिएशन रिलीज करेगा. यहां पर ये पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस आई, और फिर रिडबर्ग्स ने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करा, उसकी पूरी टीम ने सपोर्ट करा, और हमें बहुत सारे मल्टीपल इनपुट्स पर, यानी हमने जब पोटेंशियल चेंज करे, रेडिएशन चेंज करे, तो मल्टीपल इनपुट्स पे मल्टीपल आउटकम्स दिए गए, जहां पर बताया गया कि अगर हमारा एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जा रहा है तो हम एक सेगमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट मानेंगे. सेकंड से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जा रहा है तो सेकंड लेवल, ऐसे ही लाइकवाइज. तो हमारे पास एक कॉमन फॉर्मूला निकला, म्यू बार इक्वल्स टू 1 by लैम्डा इक्वल्स टू 109677
1/n1² माइनस 1/n2²। और यहां पर बोला गया कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हमारे लिए n1 1 से n2 2 3 4 एंड लाइकवाइज जा रहा है, तो इसको नाम दिया जाएगा लाइमन सीरीज। ऐसे ही n1 2 से n2 3 4 5 6 आगे जा रहा है तो बामर सीरीज। इसी तरह से n1 3 से n2 4 5 6 आगे जा रहा है पार्शन सीरीज। ऐसे ही n1 4 से n2 5 6 7 एंड बियॉन्ड जा रहा है तो ब्रैकेट सीरीज। n1 5 से n2 6 7 8 आगे जा रहा है तो फंड सीरीज। जहां पर हमेशा याद रखिएगा n1 इज लोअर शेल और n2 विल बी हायर शेल। पॉइंट समझिएगा, बड़ा वैलिडेटेड पॉइंट है। इफ वी मूव फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल, हम रेडिएशन गेन कर रहे हैं। और अगर हम हायर शेल से लोअर शेल आ रहे हैं तो हम रेडिएशन रिलीज कर रहे हैं, जो कि इस फॉर्मूला के हिसाब से निकाला जा सकता है। इवन इस फॉर्मूला का इंस्पिरेशन अगर हम लोग देखें तो बोहर्स में भी इस्तेमाल होते हुए नजर आएगा। किस तरीके से इस्तेमाल होगा वो अब हम सारी चीजों को कलेक्ट करेंगे और बोहर्स मॉडल में अडेप्ट करेंगे। तो चीजों को समझना जरूरी है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक पॉइंट जिस पे क्वेश्चन बनता है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन n1n से n2 इंफिनिटी पर जा रहा है, तो इस ट्रांजिशन में समझना उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, यानी बहुत ही मिनिमम वेवलेंथ होगी। तो जब आपसे पूछा जाए मिनिमम वेवलेंथ किसी भी शेल से, तो n1 तो दे दिया, n2 विल बी इंफिनिटी। और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन n1n से n2 n+1 जाए तो हमारे लिए ये होगी मैक्सिमम वेवलेंथ। तो क्वेश्चन आए व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ, तो आपने n1n और n2 इंफिनिटी लेना है, और मैक्सिमम वेवलेंथ तो n1n n2 n+1 लेना है। साथ के साथ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछी जाए तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला बन जाएगा n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 बाय 2। तो यहां से नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस भी निकलती हैं। देखिए जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है और देखना जरूरी है, ठीक है। और प्लीज बार बार ये चीज बोलता हूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए या नोट्स चाहिए या और भी सपोर्टिव असाइनमेंट चाहिए, इवन इस पे बुक मतलब इस पूरे चैप्टर का टेस्ट भी चाहिए, तो आप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। ग्रुप के लिए जरा इस नंबर पर हाय हेलो भेजिए, यू विल गेट द ग्रुप। चलिए अब यहां से हम एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 5 टू n इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 109677 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। यहां पर 109677, अगर हम ध्यान दें तो बेटा यहां पर ट्रांजिशन n5 से n2 जा रही है। इफ आई एम यूजिंग फॉर्मूला एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा,
प्लीज मेक श्योर इररिस्पेक्टिव यू आर मूविंग फ्रॉम 5 to 2, आप अभी भी लोअर शेल N2 लेंगे और अभी भी हायर शेल 5 वाला लेंगे। तो यहां से जब आप सॉल्व करते हैं तो 1 by lambda is equal to 109677, 1 by 4 minus 1 by 25, या कह सकते हैं 1 by lambda is equal to 109677, 25 minus 4 upon में 25, या 1 by lambda is equal to 109677 into 19 by 25, लैम्डा हो जाएगा 25 अपॉन में 109677 into 19। एक्सपेक्ट करता हूं इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे आप, यू गेट द आंसर, और फिर आप लोग म्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा लगा देंगे तो आपके पास म्यू की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहां पर ध्यान देते हुए इस पूरी टर्म को ही अगर आप 3 into 10⁸ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इससे आगे बातचीत जरा बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है, और वो इंपॉर्टेंट है बोहर्स मॉडल। देखना बहुत जरूरी है बोहर्स मॉडल को। तो सबसे पहले तो बोहर्स मॉडल के पास इतना कुछ था जिसको उसने यूटिलाइज करके पूरे मॉडल को समझाया। इवन मैं कह सकता हूं इट वॉज कैरिंग दोज पॉइंट्स एंड पोस्टुलेट्स विच मेड इट लुक लाइक दैट इट इज द वन ऑफ द बेस्ट मॉडल या मोस्ट अपडेटेड मॉडल ऑफ हिज ओन टाइम। क्या चीज बोली गई? इसने कहा कि भाई मैं रदरफोर्ड से भी सामान ले रहा हूं, मैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी ले रहा हूं, उसके ड्रॉबैक्स भी उठा रहा हूं, और फिर अपने मॉडल के अंदर सब कुछ डाल रहा हूं। क्या बोलता है कि सेंटर पर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट पाथ कॉल्ड शेल्स, वेयर ईच इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस होल्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास घूम रहा है तो उसकी एनर्जी कम, और दूर घूम रहा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा। अब क्योंकि एनर्जी क्वांटाइज्ड होनी चाहिए तो डेफिनेटली अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है तो वो लोअर शेल पर आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो वो हायर शेल पे आ जाता है। यानी रिजल्टेंट जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें एनर्जी का एक्सचेंज चलता रहता है, जिससे कि वो हायर शेल से लोअर शेल या लोअर शेल से हायर शेल आ जाए। बट फिर भी हर एक शेल में एक डिस्कस्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो इक्वल होता है 2n² के बराबर, वेयर n इज शेल नंबर। तो शेल नंबर 1 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, शेल नंबर 2 है तो पॉसिबल 8 इलेक्ट्रॉन, शेल नंबर 3 है तो पॉसिबल 18 इलेक्ट्रॉन। वहीं पर आउटर मोस्ट शेल होगा तो उसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स, अगर फर्स्ट शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इसके बाद क्योंकि इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल, लोअर शेल से हायर शेल आ सकता है, डेफिनेटली दे मे लूज और गेन एनर्जी, तो हमें चेंज इन एनर्जी का भी फॉर्मूला दिया गया। साथ के साथ जो ये रेडियस है, जो ये शेल है, उसका रेडियस भी हमें बताया गया विद अ फॉर्मूला। ये सारे पॉइंट्स हमें दिए गए, और साथ में इवन हर एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया गया कि मान लीजिए अगर इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी के बेसिस पर उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये बोहर्स मॉडल पूरी तरह से था। इवन बोहर्स मॉडल में हमें बताया गया कि हमारा जो सा पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर है उसमें हर एक इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व करने का रीजन उसके एंगुलर मोमेंटम से रिलेट करता है, और सारी चीजें भी डिस्कस की गई। तो यहां पर बहुत सारी चीजें हमें क्लियरली पता चली, और साथ में जो फॉर्मूलाज दिए गए वो भी अगर हम लोग लिख लें तो चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻18 1 बाय n1² माइनस 1 बाय n2² इंटू z²। इसी के साथ रेडियस इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर n² बाय z। ये हमें इस्तेमाल करने को बोला गया। अब इसमें भी n1 n2 है, इट इज गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, बट छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, n1 इज शेल from which an electron moves, और N2 is shell to which an electron moves। उस ग्राउंड्स पे इलेक्ट्रॉन जहां से निकल रहा है वो N1 रहेगा, और जहां को आ रहा है वो N2 रहेगा। तो आपके चेंज इन एनर्जी की वैल्यूज
नेगेटिव साइन एक्सोथर्मिक और पॉजिटिव साइन एंडोथर्मिक को डिफाइन करता है। तो यहां पर हमेशा बात को याद रखिएगा, आपके पास उसी तरीके से बातचीत या आंसर आएंगे। तो ये हमारे पास बोहर्स मॉडल था, बट बोहर्स मॉडल ने भी कुछ जगहों पर कमियां या कुछ जगहों पर गलतियां छोड़ी और वो गलतियों को एक्सप्रेस करा हमारे सामने कुछ चीजों ने। और वो आई डी ब्रोगलीज वेवलेंथ और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ने कहा कि आप जो सिर्फ वेव नेचर पढ़ रहे हो वहां पर वो मटेरियलिस्टिक भी है, तो उसका मैटर का बिहेवियर भी पढ़िए, यानी किसी को भी आप डुअल बिहेवियर से समझ सकते हैं, सिंगल बिहेवियर से नहीं समझ सकते। तो यहां पर जो हमें प्लैंक्स ने बताया E इक्वल्स टू एच वी बाय लैम्डा, और वहीं पर आइंस्टाइन इक्वेशन थी E इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर। दोनों को अगर इक्वेट कर लें तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी आता है या एच बाय पी आता है। तो हमें मोमेंटम के बारे में बातचीत कहीं पर भी बोहर्स की साइड से नहीं नजर आई, वो सिर्फ वेव नेचर को ही कंसीडर करके बातचीत कर रहा था। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और कैसे वो इंपोज हुआ। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने सिंपल सा बोला कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन स्पीड पर मूव कर रहा है। अगर उस ऑब्जेक्ट का मास कम है और कोई एक्सटर्नल सोर्स से उसको एनर्जी दी जाए, तो या तो वो अपनी स्पीड बदल लेगा या अपनी डायरेक्शन बदल लेगा। अब क्योंकि ऐसा होता है और आप बोल रहे हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन स्फेरिकल पाथ, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस दूसरे इलेक्ट्रॉन को, बाहर वाला एटम दूसरे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो हाउ कैन यू से दैट इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ? भैया एनर्जी मिलेगी, दी जाएगी, तो उसका पाथ तो डिस्टर्ब होगा, इर्रेगुलर आएगा। तो पहले तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने तो एक फॉर्मूला दिया, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम। वो कहता है जितना मास कम होगा उतना डेविएशन ज्यादा होगा, फिर चाहे आप किसी की भी साइड की बात कर सकते हो। और इसको जब हमने अप्लाई करा बोहर्स में, तो बोहर्स के हिसाब से तो सर्कुलर पाथ होना चाहिए, वो पाथ भाई साहब इर्रेगुलर हो गया, वो पाथ हमारा कुछ इस तरीके से दिखने लग गया। तो ये हाइजेनबर्ग की वजह से आया और ये बोहर अंकल की वजह से हम सोच के बैठे थे। तो ये कंक्लूसिव एविडेंसेस थे जहां पर बोहर्स मॉडल थोड़ा सा डेविएशन में आया और शायद यही रीजन बने हमें क्वांटम मैकेनिक्स को समझना पड़ा, ऑब्जर्व करना पड़ा, और उसी के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सामने रखी स्क्रॉडिंजर ने। तो ये चीजें हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इनके और फिर उससे आगे आएंगे। पहले जल्दी से इसको देख लीजिए। चलिए बेटा इससे आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर क्वेश्चन लेकर चलें, व्हाट विल बी दी वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम सबको पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। यहां पर h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, मास आपने लिया 0.1, वेलोसिटी आपने ली 10। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर में लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे बात करते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अ गोल्फ बॉल ऑफ मास 40 ग्राम्स, तो मैं इसको 0.04 kg लिख सकता हूं। और इसी तरीके से अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो 45 मीटर पर सेकेंड,
और अगर ये स्पीड 2% की एक्यूरेसी दिखा रही है तो डेल्टा वी हो जाएगा 2% ऑफ 45, या कह सकते हैं 9 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास डेल्टा वी है, आपको पोजीशन की अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इक्वल्स टू h/4πm। डेल्टा एक्स आपने निकालना है डॉट 9 इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन में 4 इंटू 3.14 इंटू 0.04, या डेल्टा एक्स आ गया 6.626 पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, आपके पास डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, अब इससे आगे चीजों को लेकर चलेंगे। एक क्वेश्चन होमवर्क ले सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 और स्क्रीन व्यू 21 क्वेश्चन। चलिए इससे आगे बात करते हैं, और अब जरा चीजें बढ़ती हैं सेकेंड हाफ ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम पर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स अब करंट केमिस्ट्री का बैकबोन है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है तो कह सकते हैं क्वांटम नंबर्स आना बहुत जरूरी है। कैसे आना जरूरी है, क्या क्या हमें पढ़ना है, जरा ध्यान से समझें, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन मिल रही है, बाहर से रिपल्शन मिल सकती हैं, तो उसका जो पाथ है वो थोड़ा सा अनक्लियर है। तो हमारे पास स्क्रॉडिंजर ने हमें सपोर्ट किया और हमें कुछ कंक्लूसिव चीजें बताई, जिससे कि हम बिल्कुल ही नए तरीके से इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को समझ सकते हैं। यहां पर बातचीत आई क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की, जिसमें हमें बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बताई गई विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। तो ये हमारे स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन है, इसकी मदद से हमें बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें बोली गई और समझाई गई। वो बातचीत में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, सर हमने तो ऑर्बिट सुना था, ये ऑर्बिटल क्या है? तो जहां पर आपको ऑर्बिटल की डेफिनेशन समझ में आती है, आपको यह पूरा का पूरा क्वांटम मैकेनिक्स समझ में आ जाता है। ध्यान से समझते हैं ऑर्बिटल क्या है। एन इलेक्ट्रॉन इज अ वेरी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम। व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग सो फास्ट, आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपके लिए यह इलेक्ट्रॉन एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम क्रिएट करता है, उस वॉल्यूम में दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता क्योंकि वो रिपेल कर जाएगा, जिस वजह से आप इलेक्ट्रॉन को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं पढ़िए, इनफैक्ट इसको एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम को समझकर पढ़िए। और जैसे ही आप एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम की तरह पढ़ते हैं, आप ये मान लेते हैं कि आपका एक इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि एक वॉल्यूम है जो न्यूक्लियस के आसपास दिख रही है। और क्योंकि वो न्यूक्लियस के आसपास है, इस हाइपोथेटिकल वॉल्यूम को ही बोला जाता है ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल में जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम के लिए आता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी हाई होती है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं सकता, जैसे कि न्यूक्लियस, वहां पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी 0 होती है, और इसी 0 इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी की जगह को बोला जाता है नोड। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है, इसके बारे में दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर तक घूम सकता है, जिससे कि हमें ऑर्बिटल का साइज पता चलेगा। मान लेते हैं एक ऑर्बिटल बैलून है, तो छोटा बैलून या बड़ा बैलून होगा, ये डिफाइन होगा एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूरी पर है। यानी साइज ऑफ ऑर्बिटल विल बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस ऑफ एन मूविंग इलेक्ट्रॉन। वहीं पर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगाएगा, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट भी होगा, तो हर बार उस ऑर्बिटल की शेप
स्फेरिकल हो यह जरूरी नहीं है, इसकी मल्टीपल शेप्स हो सकती हैं। तो हमारे लिए ऑर्बिटल इज अ हाइपोथेटिकल वॉल्यूम विच शोज द मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और रादर is made up of electron charge density. It can be of various shapes and sizes, where size is defined by the distance of an electron from the nucleus, and shape is defined on the basis of how much repulsion it is getting from the other electrons. अगर हम लोग shape and size पे बात करें तो size जैसे कि KLMN थे वैसे ही 1 2 3 4 हो सकता है। तो जितना बड़ा n का वैल्यू उतना बड़ा हमारा साइज। वहीं पर शेप हमारे पास हो सकता है स्फेरिकल, जिसको हम लोग S से डिनोट करेंगे, डंबल जिसको हम P से डिनोट करेंगे, डबल डंबल जिसको हम D से डिनोट करेंगे, और डिफ्यूज्ड डंबल जिसको हम F से डिनोट करते हैं। अब क्योंकि ये मल्टीपल शेप्स हैं तो कह सकते हैं अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में घूम रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल क्रिएट कर रहा है वो कौन सा होने वाला है, एंड लाइकवाइज कितने टाइप के होने वाले हैं। तो यहां पर ये बात को समझिएगा कि हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं कह सकते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हिसाब से हैं, और क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हिसाब से हैं, लेट अस सपोज किसी साइज का ऑर्बिटल स्फेरिकल है तो उस साइज का या कह सकते हैं उस शेल का एक ही स्फेरिकल ऑर्बिटल होगा। देयर विल ऑलवेज बी वन स्फेरिकल ऑर्बिटल ऑफ अ डिफाइंड साइज। वहीं पर डंबल ऑर्बिटल विल बी अ मैक्सिमम ऑफ 3, डबल डंबल ऑर्बिटल विल अ मैक्सिमम ऑफ 5, and this will be maximum of 7. Belonging to same shape and size, they will be known as degenerate orbitals. तो खैर ये हमारे पास ऑर्बिटल की कहानी है। अब ऑर्बिटल की कहानी में मैंने वर्ड यूज करा था नोड, तो हमारे पास जहां पर इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी 0 होती है उसको बोलते हैं नोड, और हमारे पास दो तरीके के नोड्स होते हैं, वन इज रेडियल नोड एंड सेकेंड इज एंगुलर नोड, जहां पर टोटल नंबर ऑफ नोड्स होते हैं n-1, वहीं पर n-l-1 इज रेडियल नोड एंड l इज एंगुलर नोड। ये क्या है n और l, ये अभी थोड़ा सा आगे बता रहा हूं प्लीज। यहां पर n और l जो हमने इस्तेमाल करा है ये अभी लेटर स्टेज पर मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब इसी ऑर्बिटल के लिए या ऑर्बिटल के साथ एसोसिएटेड बातचीत में, एक्चुअल में ऑर्बिटल है क्या सर, इट इज अ हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो इसकी बातचीत के लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स आर सेट ऑफ 4 नंबर्स विच प्रिडिक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम यूनिकली। यानी क्वांटम नंबर्स वो सेट ऑफ नंबर्स हैं जिनके पीछे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स छुपे हुए हैं जो कि हेल्प करते हैं एक इलेक्ट्रॉन की यूनिकनेस बताने के लिए, उसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स समझाने के लिए। अब यहां पर ये क्या हैं, कैसे हैं, इनके बारे में समझेंगे। खैर मैं एक छोटा सा ब्रीफ अप में चीजें बोलूं तो हमने पढ़ा ऑर्बिटल, इट इज अ हाइपोथेटिकल वॉल्यूम क्रिएटेड बाय अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। एक ऑर्बिटल की डिफरेंट शेप और साइज हो सकता है, साइज डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर घूम रहा है, कितना पास घूम रहा है, और वहीं पर शेप डिफाइन होगा हमारी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के थ्रू। वो शेप हमारे लिए स्फेरिकल, डंबल, डबल डंबल हो सकती है। इसी के साथ साथ एक टाइप के यानी एक शेप और साइज के मल्टीपल ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, तो कहीं पर भी स्फेरिकल की बात की जाएगी तो एक ही मिलेगा, लेकिन डबल डंबल, डिफ्यूज डंबल 3, 5 और 7 होंगे। एक और छोटा सा पॉइंट, ईच ऑर्बिटल
कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ब्रीफ यूज करेंगे और ये टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे आए वो समझेंगे। यहां पर ये समझ सकते हो आपका जो s ऑर्बिटल है वो एक ही शेप का है, लेकिन p ऑर्बिटल 3 शेप के हैं, d ऑर्बिटल्स 5 तरीके के हैं। शेप सेम है लेकिन थोड़ी सी ओरिएंटेशन में फर्क है, जो कि अब बताने जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वांटम नंबर्स की बातचीत करें तो क्वांटम नंबर्स मे बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ 4 नंबर्स विद द हेल्प ऑफ विच we can get complete information about all the electrons in the atom, location, energy, type of orbital, occupied shape and orientation of that orbital. ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। जहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से डिनोट होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर l से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml से और स्पिन क्वांटम नंबर ms से। ये क्या है अब जरा समझाता हूं। देखिए बेटा, हमने क्या बोला है वो जरा समझते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव करता है इतना फास्ट कि वो एक ऑर्बिटल क्रिएट करता है। ऑर्बिटल का डिफरेंट शेप है, डिफरेंट साइज है, और कह सकते हैं उस ऑर्बिटल से एसोसिएटेड कुछ एनर्जी है। वहीं इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इनके बारे में सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 हो सकती है। यह क्या बताता है? यह बताता है हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल और एक पार्ट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद ऑर्बिटल। यानी ये ऑर्बिटल की एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। हायर द नंबर, हायर इज द साइज, हायर इज द एनर्जी। अब इसके बाद बातचीत आई एजीमुथल क्वांटम नंबर की L। तो बेटा L इज 0 to n-1। मैं बोलूं फॉर n इक्वल्स टू 1, L इक्वल्स टू 0, सिर्फ मैथ्स में बात कर रहा हूं। n इक्वल्स टू 2, L इक्वल्स टू 0 and 1, n इक्वल्स टू 3, L इक्वल्स टू 0 1 2, n इक्वल्स टू 4, L इक्वल्स टू 0 1 2 3। अब यहां पर L0, L01, L012, L0123 ये क्या बता रहा है? तो ये बताता है हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल और कह सकते हैं पार्ट ऑफ एनर्जी। अब शेप ऑफ ऑर्बिटल, कहीं पर भी L की वैल्यू 0 है, दिस विल बी स्फेरिकल। 1 है डंबल, 2 है डबल डंबल, 3 है डिफ्यूज डंबल। तो हम अब कह सकते हैं फॉर n इक्वल्स टू 1 देयर इज ओनली 1 टाइप ऑफ ऑर्बिटल। कितने होंगे वो तो हमने पहले ही सीख रखा है, एंड दैट टाइप विल बी स्फेरिकल, यानी L की वैल्यू 0। और क्योंकि टाइप स्फेरिकल है, L की वैल्यू 0 है, हम बोल सकते हैं ये जो टाइप ऑफ ऑर्बिटल या ये जो स्फेरिकल है ये सिर्फ कितने होंगे? 1। ऐसे ही फॉर n इक्वल्स टू 2 देयर विल बी 2 टाइप ऑफ ऑर्बिटल। 1 will be spherical with L0 and 1 will be dumbbell with N1। जहां ये होंगे 1, ये होंगे 3, टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? 4। अब यहां पर जो ये ऑर्बिटल्स हैं इनको लिखने का तरीका भी है। तो लिखने के तरीके में
अगर मैं बोलूं n इक्वल्स टू 1 का L 0 है तो यह लिखा जाएगा NL से, वेयर n विल बी न्यूमेरिक एंड L विल बी अल्फाबेटिक, यानी 1 और L 0 के लिए क्या होगा 1s। इसको हम सबशेल बोलते हैं और ये सबशेल हमें सबसे पहले बताता है हमारा साइज यानी n इक्वल्स टू 1, हमारा शेप यानी L0s यानी स्फेरिकल, तीसरा हमारी एनर्जी। कैसे अभी बताता हूं। ऐसे ही अगर मैं बोलूं n इक्वल्स टू 2 L 0 और 1 है तो यहां पर आप हुए 2s और आप हुए 2p, जहां पर फिर दोबारा से हमें पता चलता है हमारा साइज क्या है, हमारी शेप क्या है और हमारी एनर्जी क्या है। तो आप बोलते हो सर टाइप ऑफ ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे निकाली जाए, तो ये एनर्जी हम लोग निकालते हैं n+L रूल से, एडिंग न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ n एंड L, हायर इज n+L, higher is energy. Second, if n+L is same, then higher n, higher is energy. तो अगर मैं लिखूं n इक्वल्स टू 1, L इक्वल्स टू 0, आप 1s हैं, आपकी एनर्जी है 1 + 0 दैट इज 1। मैं लिखूं n2 L 0 और 1 तो आप है 2s और 2p, आपकी एनर्जी है 2 + 0 यानी 2 और 2 + 1 यानी 3। तो यहां पर अगर मैं बोलूं 1s की एनर्जी 2s से और 2s की एनर्जी 2p से कम है, वहीं पर मुझे बोल दिया जाए देयर इज 2p एंड 3s, तो 2 + 1 इज ऑल्सो 3, 3 + 0 इज ऑल्सो 3, तो मैं लिखूंगा 2p ग्रेटर देन 3s। तो ये हमारे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर है या एंगुलर क्वांटम नंबर है या सिंपली सबशेल है। बात को ध्यान से समझिएगा। आई हैवंट रीच्ड अ सिंगल ऑर्बिटल, इतना पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने हैं। आई हैव ओनली रीच्ड टू अ पॉइंट वेयर आई कैन चेक और आई कैन टेल एक शेल में कितने ऑर्बिटल हैं। कैसे? इफ n इक्वल्स टू 1, L की वैल्यू सिर्फ 0 होगी और हमें सीधा बता दिया गया L 0 यानी स्फेरिकल सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, तो फर्स्ट शेल में सिर्फ कितने ऑर्बिटल? एक। मैं बोलूं n2 तो L 0 1, 0 वाला एक ऑर्बिटल, 1 वाला 3 ऑर्बिटल, टोटल 4 ऑर्बिटल। ऐसे ही थर्ड शेल के अंदर भी आएंगे, फोर्थ शेल में भी आएंगे। अब जब हम उन टाइप ऑफ ऑर्बिटल की बात करते हैं, मैं खुद बोल रहा हूं p के अंदर 3 ऑर्बिटल, लेकिन तीनों की एनर्जी सेम रहेगी, यानी मैं लिख दूं, अब यहां पर कैसे? फिर दोबारा से n इक्वल्स टू 3 लेता हूं, L हो जाएगा 0 1 एंड 2। मैंने बोला 0 का एक ऑर्बिटल, 1 के 3 ऑर्बिटल्स, तो बेटा ये तीनों की आपस में एनर्जी होगी सेम, सब डंबल की। और ऐसे ही मैंने बोला ये है 5 ऑर्बिटल, तो सबकी एनर्जी क्या होगी? सेम। अब ये कैसे पता चलेगा सर कौन से ऑर्बिटल्स हैं? तो हम नेक्स्ट आए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स पर, जिसको आप ml बोल रहे हो, और एक्चुअल में ये बताता है ऑर्बिटल के बारे में, जहां पर ml की वैल्यू -L से +L रखनी है, यानी फॉर L इक्वल्स टू 0 देयर विल बी ओनली 1 ml। मैंने बोला स्फेरिकल वाले का एक ऑर्बिटल, फॉर L इक्वल्स टू 1 देयर विल बी 3 ml। मैंने बोला ना 3 ऑर्बिटल्स, तीनों की एनर्जी सेम। इसी तरह से L2
ml will be -2, -1, 0, +1 और +2. These will be 5 orbitals. और ऐसे ही L3 लिखूं तो ml हो जाएगा -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3. सेवन ऑर्बिटल्स. इन 3 की आपस में, इन 5 की आपस में, इन 7 की आपस में एनर्जी सेम है. अब रिप्रेजेंटेशन में, क्योंकि हमें पता है L1 को हम P बोलते हैं, तो दे आर रिप्रेजेंटेड एज Px, Py, Pz. Likewise B, they are represented as dxy, dyz, dzx, dx square y square, dz square. जहां पर ये 3 प्लेनर होते हैं और 2 कोप्लेनर होते हैं. इनकी जरा शेप दिखा दूं आपको. तो शेप के लिए अब यहां पर वापस आते हैं. स्फेरिकल तो एक ही है, लेकिन जब आप डंबल की बात करते हो तो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस. और ऐसे ही इनकी बात करते हो तो अलोंग एक्स वाई प्लेन, अलोंग वाई जेड प्लेन, अलोंग जेड एक्स प्लेन, अलोंग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड अलोंग जेड स्क्वायर. तो ये शेप अलग होती है, प्लीज ध्यान दीजिएगा. और फिर जहां पर इलेक्ट्रॉन ना पहुंच सके उसको नोड, और नोड में अब ये n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू और l है हमारे एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू. तो अगर कोई बोले मैं 3p की बात कर रहा हूं तो n की वैल्यू 3, और p की बात कर रहा हूं तो l की वैल्यू 2 आएगी. वापस आए. तो यहां तक हमने बातचीत करी. अब इसके बाद हमें पता चल गया कि हमारे ऑर्बिटल्स की कहानी हो रही है. हमें यह भी पता चल गया फर्स्ट शेल के अंदर, जिसको आपका N1 बोलते हो, इसमें एक ही ऑर्बिटल है जो स्फेरिकल घूम रहा है और उसमें अब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इसी तरह से अगर मैं सेकेंड शेल बोलूं तो N2 है, L0 और 1 होगा. अब L0 का जो ml है वो तो 0, एक ऑर्बिटल, और L1 का ml होगा -1, 0, +1. तो कितने ऑर्बिटल? 3. देयर इज अ टोटल ऑफ हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 4. देयर इज अ टोटल ऑफ हाउ मेनी ऑर्बिटल? 1. वेयर ईच ऑर्बिटल होल्ड्स अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. 1, अब सुनना ध्यान से, 1 मूविंग क्लॉकवाइज एंड अनदर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज. ये चीज हमें बताई स्पिन क्वांटम नंबर्स ने, और स्पिन क्वांटम नंबर ने कहा कि भाई 1 ml कोई भी ले लो, anyone has 2 electrons, one moving clockwise and another moving एंटी-क्लॉकवाइज. तो उस कंडीशन में हमारे ms की सिर्फ 2 वैल्यूज हो जाती हैं, +½ एंड -½ यानी अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं फर्स्ट शेल के, तो मेरे पास उसके n, l, ml और ms क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे हैं. n बता रहा है वो न्यूक्लियस से कितना दूर है, l बता रहा है वो कौन से टाइप का ऑर्बिटल बना रहा है, स्फेरिकल. ml बता रहा है सिंपली कि उसका किसी दूसरे ऑर्बिटल के साथ डिफरेंस तो नहीं है, हालांकि s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, और फिर उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज. वहीं पर n और l मिलकर उस इलेक्ट्रॉन की या उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी बता रहे हैं. तो इस ग्राउंड्स पे हम कहीं ना कहीं हर एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं. एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर किया जाए तो सेट ऑफ क्वांटम नंबर अलग अलग बता पा रहे हैं. एक तरह से एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, इसलिए वो दोनों यूनिक हैं. तो यहां पर नटशेल अगर हम लोग बोले तो हमारे पास एक ऑर्बिटल है, उसमें घूम रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, जहां पर एक है क्लॉकवाइज और एक है एंटी क्लॉकवाइज. इस ऑर्बिटल के शेप, साइज, एनर्जी
के बारे में और इसकी ओरिएंटेशन के बारे में हमें सारे क्वांटम नंबर्स बताते हैं। जहां पर शेप के बारे में हमें बताता है एजिमिथल क्वांटम नंबर, साइज के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एनर्जी के बारे में प्रिंसिपल और एजिमिथल क्वांटम नंबर्स दोनों, वहीं पर ओरिएंटेशन के बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एस में एक ही टाइप की ओरिएंटेशन है, पी में 3 ओरिएंटेशंस हैं, एनर्जी सेम, शेप सेम, साइज सेम, डिफरेंस तीनों ऑर्बिटल्स में, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस, और फिर उसमें घूमने वाले 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं अगर फर्स्ट शेल ही ले लूं, N1 L0 L0 का ML0, अब इसमें घूमने वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं लिख सकता हूं फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फर्स्ट शेल, सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स 1 0 0 प्लस हाफ एंड 1 0 0 माइनस हाफ। ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के जो फर्स्ट शेल में है। सर पहला शेल, दोनों का स्फेरिकल ऑर्बिटल सेम ओरिएंटेशन वाला, लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। तो साफ है, स्पष्ट है, क्लियर है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंपेयर किए जाएं तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस कर रहे हैं। फिर चाहे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, सिर्फ एक अलग है, लेकिन अलग तो हुआ। तो यही चीज हमें पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में पता चली कि no 2 electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, और ये हमारे लिए बहुत वैलिडेटेड है। इसके बाद हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया गया इन्हीं क्वांटम नंबर्स की मदद से, क्योंकि हमने सबशेल देख लिया था। और सबशेल के ऊपर ही बात करें तो समझ में आ गया था s वाला एक ऑर्बिटल और कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2। p वाला 3 ऑर्बिटल और कितने इलेक्ट्रॉन, 6। d वाले 5 ऑर्बिटल और कितने इलेक्ट्रॉन, 10। f वाले 7 ऑर्बिटल और कितने इलेक्ट्रॉन्स, 14। तो यहां पर हम इनकी मदद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हेल्प करा हमें ऑफबाउ प्रिंसिपल ने। कैसे लिखेंगे अभी बताऊंगा। और फिर उसको थोड़ा सा और आगे लेकर चलें तो हर्ट्ज रूल लगता है, जहां पर वो कहता है कि अगर आपके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, p के 3 आपस में डीजेनरेट सेम एनर्जी, d के 5 आपस में डीजेनरेट सेम एनर्जी, f के 7 आपस में सेम एनर्जी, तो उनके अंदर अगर मैं फिलिंग करता हूं इलेक्ट्रॉन की 1 बाय 1 तो वो पहले सिंगली ऑक्यूपाई होंगे फिर कंप्लीटली। तो दोनों अभी रूल्स दिखा रहा हूं, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर मैं अगर एक एक करके बात करूं तो मैं एलिमेंट लिखता हूं और ऑफबाउ प्रिंसिपल और बोहर्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। पहले बोहर्स लिख लेते हैं और फिर ऑफबाउस प्रिंसिपल, और फिर आगे चलकर हर्ट्ज भी लिखेंगे। हर्ट्ज को भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ही समझेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन 1, आई होप आपको याद हो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं थोड़ी सी जगह बना लूं तो ये KLMN चलता था। ऐसे ही ऑफबाउ प्रिंसिपल के लिए N+L रूल ने हमें सीरीज दे दी। वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन सबशेल्स विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मैंने आपको N+L रूल के हिसाब से सबशेल्स की एनर्जी लगवाई, और वो अगर हम अरेंज करें तो जैसे कि अगर मैं लिखूं, सपोज ऑब्जर्व करिएगा, n इक्वल्स टू 1, l इक्वल्स टू 0 में 1s होगा, n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 0 1 में 2s और 2p होगा, n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 0 1 और 2 में 3s 3p 3d होगा। तो जब मैं इनको अरेंज करता हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में तो 1s 2s
2p, 3s, 3p, 4s एंड लाइकवाइज। आपने पढ़ा होगा स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। ऐसे ही लेफ्ट टू राइट में नंबर्स इंक्रीज होते हुए पहला 1, फिर 2 दो बार, 3 दो बार, 4 दो बार, 5 और नीचे +1 तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 6, 5 6 7, 6 7 8। तो ये आपने लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, टॉप टू बॉटम n+l सेम है, लेकिन लिखने में जिसका n छोटा वो पहले, जिसका n बड़ा वो बाद में। तो ऑर्डर बिकम्स, और आसान रहेगा देखना, ऑर्डर बन गया हमारे लिए 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p एंड लाइकवाइज। तो ये ऑर्डर से हमारे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, जहां s में 2, p में 6, d में 10, f में 14 आ सकते हैं। तो यही ऑर्डर मैं यहां पर लिख लेता हूं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s एंड लाइकवाइज। और फिर हंस रूल अभी थोड़ा सा आगे चलकर समझाते हैं। तो मैं यहां पर सबसे पहला एलिमेंट लेता हूं। हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट जो आता है वो बन गया सपोज हाइड्रोजन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s1। अब हंस रूल में हम s के ऑर्बिटल, देखो s l0 कितने ऑर्बिटल, एक, s में 1, p में 3, d में 5, f में 7। तो एक ऑर्बिटल को हम एक बॉक्स से बनाएंगे और इसमें पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाई देगा। दोबारा से हीलियम 2 2 1s2 s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिया। भैया हमारा ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो गया। इसके बाद लिथियम, इसमें आएगा आपका 2,1 और ये आता है 1s2 2s1। अब 1s का एक ऑर्बिटल, ऐसे ही 2s का एक ऑर्बिटल, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम 4 2,2, ऐसे ही 1s2 2s2, ये बना। इसके बाद बोरॉन 2,3 1s2 2s2 2p1। देखो अब हंस रूल आएगा। 2s2 तक था, अब 2p, p ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3। तो वो 3 अगर हम लोग बनाएंगे तो तीनों को साथ साथ बनाएंगे क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम। पहले ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आया। अब इसी तरीके से कार्बन 6 2,4 1s2 2s2 2p2 और यहां पर ऐसा पॉइंट आ गया क्वेश्चन में और कह सकते हैं यही आपका हंस रूल समझाएगा। सर आपने सब ठीक है, जैसे ये p ऑर्बिटल बनाया आपने ये बनाया, ये क्यों नहीं बनाया? तो बेटा हमने पढ़ा वर्ड फिलिंग ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर डन फर्स्ट सिंगली ऑक्यूपाइड देन डबली ऑक्यूपाइड। तो एज पर हंस रूल दिस इज करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट। तो यही मैं समझाने के लिए 7 में बॉक्सेस बना रहा था और आप आगे भी बॉक्सेस बना सकते हैं। इवन आपको 30 तक आना चाहिए। आई एक्सपेक्ट कि हां आप आंसर दे सकते हैं।
बना सकते हैं, और फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो चीजें हमारे पास और लगती हैं। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम क्या कर बैठेंगे, हम क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, but logically this is an incorrect electronic configuration. Practically हमें मिला 4s1 3d5, आपके टीचर्स बोलते हैं हाफ फिल्ड, और इसी तरह से जब कॉपर 29 लिखा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, तो यहां पर हम कट करके लिखते हैं 4s1 3d10 और बोला जाता है कंप्लीटली फिट। सर क्यों इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिट? मैं बहुत सारी जगहों पर जब सेमिनार्स लेता हूं, बहुत जगहों पर जब मैं बातचीत करता हूं, तो बच्चे का ना दायरा यहीं पर खत्म हो जाता है, सर हाफ फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड। मेरा सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, व्हाई हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल? बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आता, बहुत सारी जगहों पर आंसर नहीं आता, बहुत सारी वीडियोस में आंसर नहीं है। इसका आंसर शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा एनसीईआरटी जरूर देखिए, और फिर भी अगर आपको लगता है, आप क्यूरियोसिटी कैरी करते हो कि इसका आंसर चाहिए, तो जो मैंने नंबर बोला है उस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको एग्जैक्टली वीडियो दे दूंगा पूरी डिटेल्ड आंसर की। शॉर्ट में आंसर जो बता रहा हूं वो पेपर में लिखना है, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है वो क्या है। तो यहां पर रीजन है ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी फिनोमिना। अब आप में से कुछ अच्छे बच्चे या जिन्होंने कंसेप्ट पढ़ा है उन्होंने, सर हमें पता है एक्सचेंज एनर्जी फिनोमेना। अब मेरा अगला क्वेश्चन, व्हाई कंप्लीटली फिल्ड आर मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड देन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? फिर दोबारा से, अगर सर इसका आंसर नहीं है, इसका नहीं है तो वीडियो मिलेगा अगर मांगोगे, इसका नहीं है तो भी उस वीडियो में आंसर मिलेगा। उसका आंसर शॉर्ट में बता देता हूं। यहां पर दो कॉन्सेप्ट लगते हैं, एक एक्सचेंज एनर्जी फिनोमिना जो आपको इफेक्टिवली एटॉमिक साइज छोटा दिखाता है, और दूसरा लगता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट में अगर आप चेक करोगे तो 4s1 3d10 और 4s1 3d5 में मैग्नेटिक मोमेंट 4s1 3d5 का ज्यादा होगा, 4s1 3d10 का नहीं होगा, जिसकी वजह से कॉपर इज फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन क्रोमियम। अब क्या है ये, कैसा है और क्यों है, ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए डिटेल के लिए तो बिल्कुल आप मेरे से बात कर सकते हो, अदरवाइज पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली चीजें हो रही हैं। वन शॉट थोड़ा सा क्रिस्प रखना है, थोड़ा सा इस तरीके से रखना है कि दैट यू आर रिवाइजिंग थिंग्स फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशंस। तो किसी के 5 4 7 8 मार्क का आएगा, इसलिए यहां तक रख रहा हूं। बट अदरवाइज आपको चाहिए कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, डिटेल में जाना है, डेप्थ में जाना है, और वो पॉइंट्स जानने हैं जो केमिस्ट्री में शायद ही कोई बताएगा, क्योंकि वही एक्चुअल रीजन है। देयर इज नो एक्सेप्शन इन केमिस्ट्री, बट देयर आर रीजंस टू एवरी एक्सेप्शंस इन केमिस्ट्री। तो वो रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रीजंस अगर जानने हैं तो यहां आना तो यार बनता है, और ऑफलाइन पढ़ना तो यार बियॉन्ड है। हां, फिर भी जितना मैं सपोर्ट कर सकता हूं ऑनलाइन अपने फ्रेंड्स को, बच्चों को जहां पर परेशान है, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस कॉल्स आ रहे हैं हमारी फर्स्ट वीडियो के अंदर, तो बहुत कुछ दिखने को मिल रहा है और बहुत कुछ समझने में आ रहा है कि क्या यार सिर्फ रीड आउट चल रहा है, कुछ भी करवाया जा रहा है बस। लेकिन इंपॉर्टेंट है यहां पर बैठना, यहां पर बात करना, आपके साथ कौन लगता है, कौन बैठता है, कौन डिवोट करता है टाइम को, क्योंकि जब तक आपके साथ कोई बैठेगा नहीं, जब तक एक प्रॉपर यूनाइटेड टीम के साथ, भैया 5 घंटे वाला टीचर नहीं होगा, डेप्थ में बैठने वाला टीचर नहीं होगा, टाइम देने वाला टीचर नहीं होगा, सिर्फ 1-1 घंटे आने वाला टीचर होगा ना, तो भाई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो वो पिक एंड चूज सबको लगेगा, लेकिन रिजल्ट ऐसे निकलेगा। तो खैर वापस आते हैं, ये डिटेल आप ले सकते हैं मेरे से, आपको पता है, फाइल आप ले सकते हैं मेरे से, ये भी आपको पता है। इसके आगे कुछ छोटी छोटी सी चीजें बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ताकि आप लोग कॉन्फिडेंट हो सके। बट रिक्वेस्ट है इसकी एनसीईआरटी बिल्कुल सॉल्व होनी चाहिए, और इंपॉर्टेंटली टिप्स पे भी होनी चाहिए। वापस आए तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 3?
तो पहली चीज N3 है तो L012, आपने खुद बोला आपका एक ऑर्बिटल, आपके 3 ऑर्बिटल, आपके 5 ऑर्बिटल, तो टोटल हो गए कितने ऑर्बिटल? 9। और इलेक्ट्रॉन कितने? 18। कितने प्लस हाफ वाले? 9। कितने माइनस हाफ वाले? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। N2L1 तो आप हैं 2p वाले, N4L0 तो आप हैं 4s वाले, N5L3 तो आप हैं 5 और साथ में f वाले, N3L2 तो आप हैं 3d वाले। इसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ देता हूं, भाई 1p एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? तो 1p एग्जिस्ट ना करने का रीजन है n की वैल्यू सर 1 होती है और पॉसिबिलिटी l की वैल्यू सिर्फ 0 आती है, इसलिए सिर्फ 1s होता है, 1p नहीं होता। ऐसे ही आगे आए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो बेटा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। प्लीज सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। अब पॉइंट आता है कैटायन और एनायन की, तो बेटा लूज करेंगे जब इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट स्पीशीज से तो आउटर मोस्ट शेल से, और जब गेन करेंगे तो इनर मोस्ट एनर्जी में। ठीक है, खैर इससे आगे एक प्यारा सा क्वेश्चन एंड करने के लिए लेकर चलते हैं। हाँ, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n विच अलाउज g ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। तो बेटा g हमारे लिए s p d f g आता है, l की वैल्यू 0 1 2 3 4, L4 के लिए N5 एक मिनिमम शेल है, तो 5th शेल आंसर रहेगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग एंड यू मस्ट नो दिस थिंग। ठीक है, इसके बाद एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3d ऑर्बिटल्स, गिव द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n l ml फॉर दिस। तो बेटा 3d प्लीज देखिएगा, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू spd 0 1 2। तो पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स में ml भी लिखे तो -2 -1 0 +1 एंड +2 रहेगा, और क्योंकि हमें सिर्फ 3 की निकालनी है n l ml, तो बेटा 3 2 -2 3 2 2 3 2 -1 3 2 1 3 2 0। तो these are the possible values of magnetic quantum numbers जो 3D में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद an atomic orbital has n equals to 3, what are the possible values of L and ml। तो L की वैल्यू होंगी 0 1 एंड 2, और फिर ml की वैल्यूज आप बता सकते हैं पक्का। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये फाइल के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपने होमवर्क के तरीके से करने हैं। प्लीज मेक श्योर आप इन क्वेश्चंस को जरूर कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर के ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपके पास अल्टीमेटली सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, कुछ करने की और जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे ये चैप्टर बिल्कुल जीरो पे खड़ा है, नहीं पता है, तो यू कैन आस्क फॉर कंप्लीट डिटेल्ड प्लेलिस्ट, but you need to mention structure of atom part 1, structure of an atom part 2, likewise 2 वाला मतलब क्वांटम नंबर्स। likewise क्वेश्चंस के लिए, असाइनमेंट्स के लिए प्लीज ग्रुप ज्वाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमेशा ग्रुप पर रहती हैं। मैंने अभी फर्स्ट चैप्टर के असाइनमेंट्स, फर्स्ट चैप्टर के मॉड्यूल शेयर करे हैं। इसी के साथ लाइकवाइज अगर हम लोग बात करें तो अब आज उसका रात को 8 बजे टेस्ट आएगा, तो मेक श्योर आप लोगों को टेस्ट देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं फर्स्ट चैप्टर का। और अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देखिए। ये वीडियो आज देखने के बाद शेड्यूल के हिसाब से आपकी 3rd चैप्टर की वीडियो परसों आएगी। मेक श्योर थिंग्स यू आर डूइंग राइट एंड इंटेंटफुल। प्लीज रिक्वेस्ट है भैया, कहां पर कहीं जगह पर मेरी जरूरत है आपको, डेफिनेटली रीच मी एट माय नंबर। जितना बेस्ट पॉसिबल हेल्प कर सकता हूं, जितना बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट कर सकता हूं, करने को तैयार हूं। कोई भी चीज स्किप या मिस नहीं करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, पेरेंट्स का ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से करिए, क्योंकि सबसे बड़ा शॉर्टकट है पढ़ाई करके चीजों को अचीव करना। जिंदगी में
कुछ भी अचीव करोगे, मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन पढ़ाई करोगे, पढ़ाई का रास्ता सबसे आसान रास्ता है। पढ़ लीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते रहिए।